Hello, friends. Welcome to the Exams Made Simple. So, we are starting this new series as committed on India 2019, that is the yearbook. और अभी इसका एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ आइडिया और थोड़ी सी स्टार्टिंग करेंगे। और इसको आगे कैसे लेके जाना है ये आपके रिव्यूज़, आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करेगा। सो इफ़ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स विल कंटिन्यू विथ इट। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन, पहले मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन अभी किताब लिखी है। किसने लिखी है? राजीव महर्षि ने, हु इज़ द करंट कैग। ठीक है, तो अभी के जो कैग हैं, और उसके ऊपर फॉरवर्ड में भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अरुण जेटली का ये यहाँ पे एक रिमार्क था। और यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि राजीव हिमसेल्फ हैड रोट दिस एग्जाम, आईएएस एग्जाम। और उस टाइम पे भी, मतलब ये 1977 की बात है, व्हेन ही रोट दिस एग्जाम एंड ही स्टूड सेवेंथ, ओके, इन दिस एग्जाम। तो उस टाइम पे भी इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया जाता था और आईएएस बुक कहा जाता था। ओके, और आफ्टर 4 decades ही हिमसेल्फ हैज़ रिटन द बुक एंड एडिटेड इट। तो उसके ऊपर इस पे इन्होंने लिखा है कि द सेम थिंग्स, द सेम क्वालिटीज विच ही हैज़ और ऑफ हार्ट एंड माइंड, और वही इस बुक को भी बिल्कुल अलग बनाएगी। इफ़ यू गेट टाइम, गो थ्रू दिस फॉरवर्ड, दैट वाज रियली अमेजिंग। और अब बुक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, तो पहला पार्ट जो है वो पूरा इंडिया के ऊपर है। तो इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसमें मतलब आप देखोगे आईएएस से रिलेटेड, यूपीएससी, पीएससी एग्जाम से रिलेटेड हम जो भी मटेरियल देखते हैं वो इस बुक में पूरी तरीके से कवर किया गया है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसीज, अदर इश्यूज रिलेटेड टू इंडिया। देन पार्ट 2 जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर है। तो कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज, बॉडीज वगैरह जो भी हैं उसके ऊपर जनरल नॉलेज का पार्ट है। देन थर्ड पार्ट इज करंट अफेयर्स। तो उन्होंने मेनली मार्च 17 से लेके नवंबर 2018 तक पूरे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। और उसमें मतलब इंटरनेशनल, नेशनल स्कीम्स जो गवर्नमेंट की आई हैं, मंथली स्कीम्स डिस्कस की हैं। देन स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और जो पार्ट 4 है फिर इस बुक का, वो वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो उसकी हिस्ट्री, अर्थ, और फिर साइंस, और जो अभी करंट जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, मेडिसिन्स और पर्सन्स इन न्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब मतलब आप आगे देखोगे जैसे आईएस, सीपीईसी, इन सारे सबसे रिलेटेड मैटर्स को कवर किया गया है। तो इट बेसिकली कवर्स योर स्टैटिक एज वेल एज योर करंट पार्ट। ओके, बहुत ही मतलब अल्टीमेट बुक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन वी वेंट थ्रू दिस बुक वी रियली फेल्ड इनटू लव विद इट। ओके, और पार्ट 1 थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कंटेंट भी डाला है इसमें। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्कीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन ज्योग्राफी। बहुत ब्रीफली और बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफिक प्रोफाइल दी है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8°4 to 37°6। देन लॉन्गिट्यूडनल 68°7 to 97°25। लेंथ और विड्थ दी है। आप इसको मतलब डिटेल्स में अगर पीसीएस के लिए जाना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। और इंडिया की कोस्ट लाइन देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि 6100 किलोमीटर है मेन लैंड मास के अलॉन्ग। यानी जो इंडिया का हम मेन लैंडमास बनाते हैं, उस वहाँ पे वो 6100 किलोमीटर। और अगर आइलैंड्स को इंक्लूड कर दें, अंडमान एंड लक्षद्वीप को, देन इट इज़ 7516 किलोमीटर। ओके, और टोटल लैंड फ्रंटियर यानी लैंड बाउंड्री अगर टोटल पूछी जाए तो कितनी है? 15200 किलोमीटर। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या फिर उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, विच इज़ इन ग्रेटर निकोबार। ओके, और फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। याद रखना, 82°30 ईस्ट। और वो कहाँ से पास करता है प्रॉपरली? नैनी। नैनी इलाहाबाद के पास में पड़ता है टाउन। ओके, और फैक्ट्स इसमें और दिए हैं कि इट इज़ सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, 2.4% एरिया है। तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन के टर्म्स में सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके, नाउ या फिजियोग्राफिक कंट्रास्ट। तो प्लेटो, इसमें कंट्रास्ट क्या क्या है इंडिया के लैंड में यदि देखा जाए तो साउथ में प्लेटो पड़ता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लीस्ट डिस्टर्ब्ड लैंड मास। और नॉर्थ में पड़ते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड ग्रेट प्लेन। तो ये सबसे ज़्यादा रीसेंट जियोलॉजिक फॉर्मेशंस है और बहुत ही ज़्यादा आपको पता है अर्थक्वेक
वगैरह प्रोन पूरा एरिया है ये। तो ये इंडिया का फिजियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ तो साउथ में पूरा अनडिस्टर्ब लैंड मास है और नॉर्थ में अभी रिसेंट फॉर्मेशंस हैं, और इस वजह से जो नॉर्थ और साउथ की रिवर सिस्टम्स भी हैं उनमें भी कॉन्ट्रास्ट है। फिर क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट भी हैं, तो हमारे यहाँ पे अल्पाइन से लेके ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। एंड कल्चरल हार्मनी इज़ देयर, तो डाइवर्स एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, इन सब के बारे में आगे डेप्थ में भी इन्होंने बताया है। फाइन। और जोलॉजिकल इवोल्यूशन यदि देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन सर टी हॉलैंड द्वारा दिया गया है। ही हैज़ गिवन दिस जोलॉजिकल इवोल्यूशन स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। सो फर्स्ट वाज आर्केयन पीरियड, आर्केयन रॉक सिस्टम जिसको कहा जाता है, ये 4 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो था। और ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नीसिक एंड शिस्ट। तो उसमें जो हमारा जो पेनिनसुला है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास कहा जाता है, ये नीसिक रॉक से बना है और ये आर्केयन पीरियड में ही बन गया था। और इसी में इसके बाद आता है धरवाड़ पीरियड, दैट इज द मोस्ट एंशियंट मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, ऐसा वाडिया द्वारा कहा गया है। वाडिया इज ऑल्सो जियोलॉजिस्ट, और उन्होंने ये कहा है कि जो धारवाड़ का रीजन है, धारवाड़ बेलरी मैसूर बेल्ट, जो ये पूरी कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है, तो सबसे एंशियंट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पीरियड था वो था पुराना टाइम्स, फ्रॉम 1500 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। फिर इसमें भी दो सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज कडप्पा एंड सेकंड इज विंध्यन। ये दोनों पीरियड्स जो आते हैं ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आते हैं, और इस दौरान बने थे आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी। मतलब यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो ये पुराना रॉक सिस्टम के पाए जाते हैं। थर्ड इज द द्रविडियन, दैट इज ऑल्सो द पेलियोजोइक। ये 650 to 300 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम है, और इसमें चार डिविजन्स हैं, कैम्ब्रियन, सिलूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनीफेरस। ओके। और इस टाइम के रॉक जो पाए जाते हैं वो वेस्टर्न हिमालयन के कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि जो वेस्टर्न हिमालयन पार्ट है वो कश्मीर और ये सब पूरा एरिया आता है, और ईस्टर्न हिमालय जो आते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाली जो साइड्स हो गई, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, वो वाला ईस्टर्न हिमालयस में आते हैं। ओके। तो वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का, वो इस टाइम पे बना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर्यन, दैट इज 60 to 5 मिलियन ईयर्स अगो, और यही अभी मानते हैं कि कंटिन्यू भी कर रहा है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, गोंडवाना, 6 आर देयर। ओके, गोंडवाना, ट्रायसिक, जुरासिक। जुरासिक में जो माना जाता है उस टाइम के रॉक्स राजस्थान में मिलेंगे। देन क्रिटेशियस, टर्शरी एंड प्लीस्टोसीन। ओके। नाउ गोइंग अहेड, तो अब फिजियोग्राफी पे आते हैं, तो 5 यूनिट्स में डिवाइड की है। फर्स्ट इज द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, तो वो हिमालयस में आते हैं। हिमालय की लेंथ 2400 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ जो है 240 किलोमीटर है। अब वो बने कैसे हैं, 3 फोल्ड्स आर देयर, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस। सेकंड जो उसके नीचे है वो है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, और उसके नीचे आते हैं शिवालिक या आउटर हिमालय। और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स जो है वो आपके पूर्वांचल हिल्स कंप्राइज करते हैं, जो कि आपके नागालैंड, मिजोरम और वहाँ के हिल्स हैं। ओके। और ग्रेट प्लेन्स जो हैं दे आर अग्रेडेशनल। अग्रेडेशनल यानी कि डिपॉजिट हो के उसका अग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब उसकी हाइट कम होते जाना, और अग्रेडेशन यानी कि वो बढ़ते जाना, ऊपर आते जाना। ओके। तो ये क्यों, ड्यू टू एलुविएशन ऑफ फोर डीप। ओके। एलुविएशन क्या होता है, जब रिवर्स वहाँ पे अपने डिपॉजिट्स लेकर आती हैं और वो जमा होते जाते हैं, दैट इज एलुविएशन। और फोर डीप का एलुविएशन होके हुआ। फोर डीप का इसमें टर्म दिया था इन्होंने, इसमें इसका मीनिंग भी बताया, दैट इज द बेसमेंट एडजेसेंट टू अ लार्ज स्टेबल ब्लॉक ऑफ अर्थ सरफेस। तो जैसे पेनिनसुला है तो उसके पास में जो एक बेसमेंट टाइप का था, ठीक है, पेनिनसुला जो है वो स्टेबल ब्लॉक माना जाता है अर्थ सरफेस का, उसके पास में जो बेसमेंट है दैट इज द फोर डीप, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो था वो एक वैली टाइप का एक डिप्रेशन था जहाँ पे एलुविएशन हुआ और वो ग्रेट प्लेन्स बन गए। ग्रेट प्लेन्स की जो लेंथ है वो है करीब 3200 किलोमीटर लॉन्ग। एवरेज विड्थ जो है वो 150 to 300 किलोमीटर वाइड है। और ग्रेट प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है तराई में। तराई इज द लोलैंड, और हिमालय के साउथ में, जो कि साउथ नेपाल पड़ता है,
शिवालिक हिल्स से पहले, वो वाला पार्ट जो है वो तराई आता है। ओके, सेकंड इज भब्बर, तो दैट इज साउथ ऑफ लोअर हिमालयज एंड शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल्स के नीचे फिर आता है भब्बर। देन इज खदर, दैट इज द लो लाइंग लैंड्स नेक्स्ट टू रिवर, और वहाँ पे नए एलुवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ओके, तो जो गंगा रिवर सिस्टम वगैरह जाता है उसकी जो नॉर्दर्न एज है वो खादर की मानी जाती है। देन इज भांगर, दैट आर द low lying areas close to river, just beyond खादर, तो खादर के आगे ये भांगर पड़ता है और यहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती। खादर जो है वो न्यू एलुवियल है और वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह होती है। भांगर इज लेस प्रोन टू फ्लडिंग। ओके, इसके बाद पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो, तो ये एंशियंट टेबल लैंड है और जैसे मैंने बताया आर्किनीज और शिस्ट यहाँ पे मिलते हैं। और इसका जो एरिया है, यदि पेनिनसुलर प्लेटो को देखा जाए तो इंडिया के टोटल एरिया का करीब करीब हाफ एरिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो में आता है। और ये खुद भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। ओके, और इसमें ही थार डेजर्ट के बारे में भी था, तो थार डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो यहाँ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें बार्चन्स आते हैं। बार्चन्स क्या होते हैं, ये क्रीसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं। ओके, क्रीसेंट यानी मून का जो सी टाइप का जो शेप होता है उस शेप में सैंड ड्यून्स रहते हैं जिनको बार्चन्स कहते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, वो सैंड ड्यून्स जब लंबी लंबी कतारों में बन जाए तो उनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। फिर प्लायास पाए जाते हैं यहाँ पे। प्लायास क्या होते हैं, ड्राइड सॉल्टी बेसन होते हैं। वहाँ पे मतलब पूरा पानी जहाँ पे कंप्लीटली सूख चुका है, केवल सॉल्ट जमा है और कोई मिनरल रेसिड्यू भी नहीं बचा है। रिमेंबर, वहाँ पे कोई भी मिनरल रेसिड्यू नहीं होता है। फाइन। देन द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज कोस्टल प्लेन्स, तो ये फ्लैट अंडुलेटिंग एरिया होता है बिटवीन द एजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो एंड कोस्ट लाइन। ओके, और आप यहाँ पे ये सब मत समझना कि यहाँ पे डेप्थ में प्रॉपर चीज़ें नहीं दी है, बिकॉज ईयर बुक का जो यहाँ पे इन्होंने सेंस लिया है वो यही है कि आपको नॉलेज जो है हर चीज़ की रहे और बेसिक आपको हर चीज़ का आइडिया दिया है, तो यू कैन यूज इट एज योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि एज इट इज़ 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड ऑल आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ओके, तो अब कोस्टल प्लेन्स की 2 कैटेगरीज हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, और आइलैंड्स लास्ट क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपको पता ही है 2 हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं और कहाँ पे आता है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं और ये अरेबियन सी में आता है। लक्षद्वीप का जो लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज मिनिकॉय। ओके, अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो 2 हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं, वन इज द हिमालयन सिस्टम एंड द अदर इज द पेनिनसुलर। हिमालयन में कौन सी आती है आपकी, जैसे इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। और यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स में यदि आप देखोगे तो वहाँ पे वी शेप वैलीज, जो कि यंगा स्टेज कहा जाता है रिवर का, तो वहाँ वी शेप वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, रैपिड्स भी जो होते हैं वो छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं। और हिमालयन रिवर्स जो है वो प्लेन्स में ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स और डेल्टास बनाती है। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं कि जब कोई रिवर मिएंडर करती है, यानी कि बहुत कर्वी पाथ होता है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आने की वजह से उसका कोई कर्व एकदम अलग हट जाए। ओके, वो उसका मिएंडर वहाँ से हट जाए तो उसको ऑक्सबो लेक बन जाता है। और पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो ज़्यादा ओल्डर हैं, ज़्यादा मेच्योर हैं। उनमें कौन कौन सी आती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इनका फिक्स कोर्स है और ये बिल्कुल करती हैं और ये नॉन पेरिनियल होती हैं। हिमालयन रिवर्स में क्योंकि हिमालय ही उनका सोर्स रहता है और अपार्ट फ्रॉम दैट मानसून से भी काफ़ी मतलब उनमें भर जाता है पानी, इसलिए वो पेरिनियल रहती हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन पेनिनसुलर रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स का प्लेस ऑफ ओरिजिन ग्लेशियर से होता है और पेनिनसुलर रिवर्स का पेनिनसुलर प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड से है, जो आपके सतपुड़ा, अरावली, सॉरी, विंध्यास वगैरह हो गए, वहां से जो निकलती हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स, देन वेस्टर्न घाट वगैरह से। ओके, नेचर ऑफ फ्लो कैसा रहता है, तो हिमालयन में मैंने आपको बताया पेरिनियल रहता है क्योंकि ग्लेशियर्स और रेनफॉल से आता है, और पेनिनसुलर में सीजनल रहता है क्योंकि वो पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड करती है। इसका एक एक्सेप्शन भी इन्होंने बहुत प्यारा दिया है नीचे। आई हैव रेड ऑलरेडी मैनी ज्योग्राफी बुक्स एंड बिलीव मी एनसीईआरटीज एंड ऑल, बट ये फैक्ट जो था अभी मैं आपको बताऊंगी वो मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था। फाइन।
टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा है, तो हिमालयन का एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है। एंटीसीडेंट क्या होता है कि जैसे जैसे वो हिमालय भी बनते गए तो रिवर्स उनके ऊपर से आती गई, ठीक है। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ द माउंटेन्स रिवर्स ऑल्सो मतलब वहाँ पे वो फ्लो उस तरीके से करती गई। एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न प्लेन्स, डेंड्रेटिक यानी ट्री की ब्रांचेस की तरह। तो याद रखना हिमालयन रिवर्स का कैसा रहता है, डेंड्रेटिक पैटर्न रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सुपर इम्पोज्ड है और रेजुविनेटेड है, रिजल्ट इन ट्रेलीज, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। तो इसमें मेन यही याद रखना है, वहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, यहाँ सुपर इम्पोज्ड और रेजुविनेटेड है, वहाँ पे डेंड्रेटिक पैटर्न है, और यहाँ पे ट्रेलिस रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न है। नेचर ऑफ रिवर कैसा होता है, हिमालयन रिवर्स बहुत लॉन्ग कोर्स रहती हैं, ऑब्वियसली बात है पानी ज़्यादा रहता है, वो लंबे तक फ्लो करती हैं एंड फ्लोइंग थ्रू द रगेड माउंटेन्स। और पेनिनसुलर प्लेटो जो होती है वो स्मॉलर होती है, उनका फिक्स्ड कोर्स रहता है और वेल एडजस्टेड वैलीज, मतलब क्योंकि इनका ज़्यादा इरोजन नहीं होता है ना, ये बहुत आराम से ऐसे बहती रहती हैं, तो फिक्स्ड कोर्स भी हो जाता है और वेल एडजस्टेड वैलीज रहती हैं। कैचमेंट एरिया जो होता है हिमालयन रिवर्स का बहुत ज़्यादा बड़े बेसिन्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है पूरे हिमालय से आपकी इंडस रिवर वगैरह देखोगे, सतलज देखोगे, ब्रह्मपुत्र, तो वो तिब्बत से निकलती हैं वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर्स से, तो उनका पूरा का पूरा बहुत बड़ा बेसिन है। और पेनिनसुलर प्लेटोस का बहुत स्मॉल बेसिन रहता है। देन एज ऑफ द रिवर, तो हिमालयन रिवर्स, क्योंकि हिमालयन वही है, आपको बताया कि अभी अभी मतलब यंग ही है हिमालय भी, तो इस वजह से वहाँ की रिवर्स आर ऑल्सो यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डीपनिंग इन द वैलीज। वहाँ पे इरोजनल वर्क ज़्यादा होता है रिवर्स का, तो इसकी वजह से वैलीज वहाँ पे डीप भी रहती हैं। और पेनिनसुलर जो रहती है वो ओल्ड रिवर्स हैं विद ग्रेडेड प्रोफाइल, ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल, यानी कि क्या कि वो मतलब लगभग ज़मीन तक ही आ गई हैं, तो वो वहाँ पे जो नदी है वो वाइड ज़्यादा है, ठीक है। और हिमालय में क्या है, जो उसकी यंग स्टेज रहती है माउंटेन वाली, वहाँ पे डीप ज़्यादा होती हैं वैलीज, ओके। अब वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का भी इन्होंने डिफरेंस दिया है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो मेनली माउंटेन रेंजेस के बीच से बहती हैं, हेंस कैचमेंट एरियाज आर इलोंगेटेड और नैरो, ठीक है, रेंजेस के बीच में से बहती हैं, इसलिए जैसे आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती ताप्ती हो गई, तो ये जो है ये माउंटेन रेंजेस के बीच से बहती हैं, तो इनके कैचमेंट एरिया लंबे और पतले होते हैं, ओके। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स उनके कैचमेंट्स वाइड और फैन शेप्ड रहते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो डेल्टा नहीं क्रिएट करती क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती है वो डेल्टा क्रिएट करती हैं और डेल्टिक डिपॉजिट्स भी होते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में वाटरफॉल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में वाटरफॉल्स नहीं होते हैं, ओके। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं उनमें सेडिमेंट लोड कम होता है, ईस्ट फ्लोइंग में ज़्यादा सेडिमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए डेल्टा भी बनाएंगी, ओके। और यहाँ पे जो मैं आपको कह रही थी एक एक्सेप्शन का, तो एकमात्र पेरिनियल रिवर है पेनिनसुला की, दैट इज थमीरा बरनी। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसको पोमनई भी कहा जाता है, इसका जो सोर्स है वेस्टर्न घाट से है और इट टर्न्स इनटू गल्फ ऑफ मन्नार। तो याद रखना ये थमीरा बरनी जो रिवर है ये अकेली पेरिनियल रिवर है पेनिनसुला की, फाइन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लाइमेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है और कुछ सब ट्रॉपिकल वेरिएशंस भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जिसकी वजह से मॉनसून्स आते हैं। देन सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो हमारे यहाँ आपको पता है दो तरीके का रेन जो होते हैं मॉनसून, जो दो तरीके के आते हैं, तो वो होते हैं एक साउथ वेस्ट और एक होते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिनको रिट्रीटिंग मॉनसून्स भी कहा जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिवली लो एंड हाई प्रेशर एरियाज, तो इंडिया में ये भी होता है, अगर मतलब वही है कि आप ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ोगे और अगर आप देखोगे कि रेनफॉल जैसे कब आती है तो उस टाइम पे मतलब जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, ओके। देन देर आर प्लूरैलिटी ऑफ सीजन्स, तो समर विंटर मानसून स्प्रिंग वगैरह भी रहते हैं हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना क्लाइमेटिक रीजन्स का कोपन की स्कीम का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। तो कोपन ने ऑलरेडी मतलब एक्चुअली में ग्लोबल लेवल का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था और उसी में से स्पेसिफिक इंडिया के भी निकाले हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे AM है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कोपन के क्लासिफिकेशन की यही मतलब खासियत मानी जाती है
है कि ही यूज्ड अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स से मतलब उसने काफ़ी चीज़ों को क्लासीफाई करके आसान किया था। तो एम इज़ लाइक मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, और ये कहाँ पे जाते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में और साउथ ऑफ गोवा, ओके। और मतलब वहाँ पे मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए, तो ये अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल में आता है, ओके। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे सीजन्स इन इंडिया की भी लिस्ट दी हुई है। सो द सीजन्स इन इंडिया जो हमारे इंडिया कैलेंडर में माने जाते हैं, दैट इज वसंत, जो मतलब अभी चल रहा है, देन ग्रीष्म, यानी गर्मी वाला टाइम जो आएगा, देन वर्षा, वही की मानसून, और उसके बाद में शरद ऋतु, हेमंत एंड शिशिर, ओके। मतलब हेमंत और शिशिर आपके विंटर्स वाले टाइम होते हैं। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द सॉइल्स। तो सॉइल्स क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज सब्सटेंसेस जो कि अर्थ की अपर लेयर को फॉर्म करते हैं, ओके। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, पेरेंट रॉक, नेचर ऑफ सरफेस, मतलब अंडुलेटिंग है, माउंटेन टाइप है, किस तरीके की सरफेस है, देन क्लाइमेट, वेजिटेशन, ड्रेनेज एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। सॉइल का क्लासिफिकेशन इंडियन सॉइल का जो किया जाता है, तो उसमें बेसिकली 6 टाइप के हैं, और फर्स्ट इज सॉरी 8 टाइप के हैं। सो फर्स्ट इज, आई थिंक देयर इज अ नंबरिंग मिस्टेक ओवर हियर। तो फर्स्ट इज एलुवियल। तो एलुवियल 40% सॉइल है अपने आप पे, और 2 तरीके का होता है एलुवियल, दैट इज भांगर एंड खादर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देखो अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा दिया है, भांगर इज द ओल्ड एलुवियम और खादर इज द न्यू एलुवियम। और भांगर में कैलकेरियस फर्टाइल नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं, और खादर सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लेई सॉइल, ओके। भांगर में इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खादर में इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जा सकता है। सेकेंड इज द ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ये डेक्कन प्लेटो रीजन में पाया जाता है। थर्ड इज द रेड सॉइल, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे पाया जाता है जहाँ पे लो रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं। तो डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और साउथ ईस्ट वाली जो जगह है वहाँ पे पाया जाता है रेड सॉइल। देन लेटराइट सॉइल जो होता है वो किससे बनता है, ड्यू टू इंटेंस लीचिंग बाय ट्रॉपिकल रेन्स। लीचिंग क्या होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ऊपर के जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो रेन्स के साथ में, मतलब पानी के साथ में ही नीचे चले जाते हैं, ओके। सो दैट इज नोन एज लीचिंग। तो वहाँ पे लेटराइट सॉइल बनता है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। और लेटराइट सॉइल की खासियत क्या है कि इट इज सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, ओके। तो रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, कैशूनट, अरेका नट, इनको याद रखना, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं और ये लेटराइट सॉइल में बनते हैं। देन एरिड सॉइल जो होता है वो सैंडी सॉइल होता है, और यहाँ पे कंकर लेयर फॉर्मेशन बन जाती है लोअर होराइजन्स पे, ओके। तो वैसे ये फर्टाइल होता है, इसमें ये बोला जाता है कि अगर प्रॉपर इरिगेशन वगैरह हो तो ये काफ़ी फर्टाइल हो सकता है। सलाइन सॉइल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा, सलाइन समझ में आ रहा है नाम से ही, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, बहुत इनफर्टाइल होता है, और ये खासकर वाटर लॉक्ड स्वैम्पी एरियाज और एरिड सेमी एरिड एरियाज में पाया जाता है। और पीटी सॉइल जो होता है वो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जूरियंट वेजिटेशन ग्रोथ होती है, एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस कंटेंट, ओके। एंड इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इसके अलावा जो एट्थ होता है वो होता है फॉरेस्ट सॉइल, ओके, नॉर्मली जो फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो इंडिया मतलब एशिया में 4th आता है और वर्ल्ड में 10th आता है इन प्लांट डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 46,000 ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड, और 7 तरीके के हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स हैं, और उनके फीचर्स भी यहाँ पे दिए, अगेन यू कैन गो थ्रू देम थ्रू द चार्ट। तो फॉरेस्ट टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, देन ड्राई डेसिडुअस, और फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ओके। देन माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि जो माउंटेन वाले रीजन्स में पाए जाते हैं, लाइक नीलगिरी, हिमालय, अन्नामलाई हिल्स, यहाँ सब पे। देन टाइडल फॉरेस्ट, तो ये डेल्टा, रिवर डेल्टाज वगैरह में पाए जाते हैं, लाइक गंगा, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, ओके। फौना जो है वो इंडिया में मोर देन 7.5%
एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, ओके। और डेमोग्राफी भी बताई थी यहाँ पे इंडिया की। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन जो है वो 121.07 करोड़ है, जिसमें 62 करोड़ मेल हैं एंड 58.7 करोड़ फीमेल्स हैं, ओके। और अगर करंटली अभी की देखी जाए तो माना जा रहा है कि 135 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगेन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, आगे की ये जितनी डिटेल्स हैं वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा डेंस है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डेंस बिहार में है, देन सेकंड इज़ वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज़ केरला, ओके। और अगर सबसे कम देखी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, देन अंडमान एंड निकोबार, और यदि सेकंड स्टेट यदि देखी जाए तो जम्मू कश्मीर एंड थर्ड इज़ उत्तराखंड। यूके इज़ फॉर उत्तराखंड, इसको प्लीज़ यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझना, ओके। एंड डिकेडल ग्रोथ जो है 2001 से 11 के बीच में वो 17.54% थी। सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज 940 पर 1000, जिसमें 940 क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 नंबर ऑफ बॉयज़, ओके। और चाइल्ड सेक्स रेशो हमारे यहाँ बहुत ख़राब रहा है, दैट इज़ 919 पर 1000 बॉयज़। लिटरेसी जो है वो 73% थी, जिसमें से 81% मेल्स की थी और 65% फीमेल्स की थी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर स्टेट्स में देखा जाए तो केरला की 94% एंड सेकेंड इज़ लक्षद्वीप। और सबसे लीस्ट लिटरेट कौन सा है, बिहार। इसमें लिटरेट की डेफिनेशन भी दी थी सेंसस में, तो उसमें ये लिखा है कि पर्सन्स एज्ड मोर देन और इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल के या फिर उससे ज़्यादा की एज के हों, और इसके अलावा इफ़ दे कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, और इसके अलावा वो किसी भी लैंग्वेज में समझ के पढ़ पाएँ और लिख पाएँ, तो दैट इज अ लिटरेट पर्सन, ओके। पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो एथनिक ग्रुप्स जो है हमारे यहाँ पे वो मेजर 6 रेशियल ग्रुप्स हैं, मंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, नेग्रिटोस, मेडिटेरेनियन, बार्चिसिफल्स एंड नॉर्डिक, ओके। और एससी पॉपुलेशन यानी स्केड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 16.6% है, और स्केड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन 8.6% है। लैंग्वेज और डायलेक्ट ग्रुप्स देखें अगर तो 5 फैमिलीज पाई जाती हैं लैंग्वेजेस की। फर्स्ट इज़ इंडो आर्यन, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आता है, एंड 75% लोगों की ये पहले फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकेंड इज़ द द्रविडियन फैमिली, उसमें तेलुगु, तमिल, असमीज़, उड़िया भी आता है, याद रखना असमीज़ भी आता है, कंफ्यूज मत होना। तो ये 20% लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज है। थर्ड इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसमें खासी, मुंडा, संथली, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फोर्थ इज़ सीनो तिब्बतन, तो इसमें मेती, बोडो, लेप्चा, तिब्बतिक ये आएंगी। देन लास्ट इज ग्रेट अंडमानीज, जिसमें ओंजे, जरावा, सेंटिनलीज, ये सारी लैंग्वेजेस आएंगी, ओके। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारे आर्टिकल जो 343 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो हिंदी को सबसे पहले माना गया था, और इंग्लिश को जो है स्टार्टिंग के 15 ईयर्स के लिए माना गया था, लेकिन आज तक उसको एक्सटेंड करते आ रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और याद रखना कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, नॉट 2011, 2001 के सेंसस के मुताबिक 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं एंड 1599 अदर लैंग्वेजेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंडियन हिस्ट्री। तो इसका बस अभी स्टार्टिंग करेंगे इंडियन हिस्ट्री का, थोड़ा एंशंट हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट वील सी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये मानी जाती है 3500 से 1300 BC के टाइम पे थी, और मेजरली ये जो थी ये ब्रॉन्ज एज के टाइम पे थी, क्योंकि ब्रॉन्ज एज भी जो है वो 2500 से 1500 BC में मानी जाती है। अब कुछ जो हिस्टोरियंस हैं लाइक सर व्हीलर, जॉन मार्शल, डी कौशंबी, उनको लगता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ठीक है, फॉरेनर्स के द्वारा बनाई गई थी और ये सिविलाइजेशन। और कुछ जो हैं WF एयर सर्विस, ए घोष, SR राव, DP अग्रवाल, इनके मुताबिक ये इंडियन ओरिजिन की है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर की गई थी, जब इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे आपके ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल थे, उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी, जिसमें दयाराम साहनी जो थे उन्होंने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा डिस्कवर किया। देन
आर.डी. बैनर्जी और रखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो डिस्कवर किया था 1922 में। अब इंडिया में एक्चुअली में टोटल 600 साइट्स हैं। मेजर धोलावीरा, लोथल इन गुजरात, ये दोनों गुजरात में, देन कलीबंगन इन राजस्थान, और इसके अलावा कई सारी साइट्स हैं। और 80% साइट्स जो हैं वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो सरस्वती रिवर प्लेन्स में आती हैं, जो कि अभी एक्सटिंक्ट माना जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ और भी हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं और उनकी रिवर भी बताई गई है और कब एक्सकवेट की गई थी और किसने एक्सकवेट किया था। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे स्पेशली मतलब जो यहाँ पे इंडियन साइट्स हैं, जैसे कलीबंगन तो घग्गर नदी के किनारे मिली थी और 1951 में किया था। देन लोथल विच इज़ इन गुजरात, ओके, और चहुंदड़ो आपका पाकिस्तान में आता है और ये इंडस रिवर के अलोंग था। देन बनावली इज़ इन राजस्थान, तो ये सरस्वती रिवर के अलोंग। तो आप यहाँ पे सारी लिस्ट से आप देख सकते हो। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्या माना जाता है? सो कुछ लोगों के हिसाब से फ्लड्स आए थे, कुछ लोग के हिसाब से आर्यन इन्वेजन्स हुए थे, और बाकी लोग इसका रीज़न जो मानते हैं वो क्लाइमेट चेंज मानते हैं। और इसके अलावा अर्थक्वेक भी माना जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि रिवर्स का कोर्स जो है चेंज हो गया था और घग्गर वगैरह सरस्वती जो आपकी सूख गई थी। ओके, और मैं फिर से बता रही हूँ, ये सब मैंने अपने हिसाब से इनको शॉर्ट या वो नहीं किया। अगर आपको लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन कम है या क्या, ये सब उसमें ही दिया था। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट टू रिवाइज एंड आपके एकदम बेसिक के लिए है। ओके, द लीस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। और आगे स्टैटिक में इन्होंने काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है, सो वो आगे देखेंगे। सो इसके अलावा सेकंड जो आई थी वो थी वैदिक एज। ये दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ऋग्वेदिक, जो कि 1500 टू 1000 BC में थी। लेटर वैदिक इज फ्रॉम 1000 टू 600 BC। और ऋग्वेदिक में तो ऋग्वेदिक कंपोज किए गए थे। लेटर वैदिक में 3 वेद कंपोज किए गए थे, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इसके अलावा ब्राह्मणास और उपनिषद भी कंपोज किए गए थे। और 4 वेदों को पढ़ने के लिए ये 6 वेदांगा बनाए गए थे, दैट इज शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एंड ज्योतिष। ओके, कल्प आई थिंक इज रिटन ट्वाइस, तो आपके लिए ये एक वो हो गया, क्वेश्चन हो गया, विच इज द 6th वन। ओके, अब ऋग्वेद ने मेंशन की हैं कुछ चीज़ें, जैसे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किसी चीज़ का पर्टिकुलरली मेंशन मिलता है या नहीं मिलता है ऋग्वेद में। तो 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान जो कि है काबुल, कुर्रम, गोमल, स्वात, तो ये इनको आज बुलाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो इनके नाम थे वो थे कुब्बा फॉर काबुल, क्रमु फॉर कुर्रम, गोमती फॉर गोमल, सुवस्तु फॉर स्वात। ओके, देन सिंधु नदी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशनड। और सरस्वती जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उसको ऋग्वेद में नदी तमा बुलाया गया है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द रिवर्स। ओके, इसके अलावा घग्गर को दृशाद्वती, सतलज को शुतुद्रई, बियास को विपासा, रावी को परुष्णी, चेनाब को असिकिनी और झेलम को वितास्ता बुलाया गया है। फिर मेंशन है एक दसरज्ञ युद्ध का 7th मंडला में। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये दिस बैटल वाज फॉट ऑन रिवर पारुष्णी, दैट इज रावी, और बिटवीन किंग सुदस ऑफ भरत जन। तो ये एक भरत जन एक पर्टिकुलर क्लैन था ट्राइब्स का, और इसके अलावा 10 दूसरे थे। तो मतलब इट वॉज अ बैटल ऑफ वन फैमिली अगेंस्ट 10 अदर्स। तो मेनली किंग सूदस का इसमें जिक्र है, ये याद रखना। नेक्स्ट ट्राइबल असेंबलीज का भी है इसमें दिया गया है मेंशन, दैट सभा, समिति, विधाता एंड गण परिषद, दे ऑल असिस्टेड राजन, दैट इज द किंग। देन पुरुष सूक्ता है जो कि 10th मंडल में आता है। इसमें याद रखना 4 डिविजन्स ये जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका पुरुष सूक्ता में दिया गया है, विच इज इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ओके, 9th मंडल में इसमें एविडेंस है ऑफ प्रोफेशन बेस्ड सोशल डिवीजन। फिर गॉड्स का इसमें जो मेंशन है वो मेनली मेल है, दैट इज पुरंदर। पुरंदर किसको बुलाया गया है? इंद्र को। देन अग्नि, वरुण, सूर्य, सावित्री। ओके, सावित्री इज द सेम डीटी टू विच गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड। देन पुषान, तो पुषान इज गार्जियन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रेइंग कैटल। इसके अलावा गॉडेसेस हैं इला, अदिति एंड उषा। ओके,
लेटर वैदिक एज जो है वहाँ पे और ज़्यादा ज्योग्राफी की नॉलेज दिखती है, जैसे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, हिमालय, विंध्य, इन सब का जिक्र है। एंड विदेहा माधव, ये मतलब विदेहा माधव जो है ये एक स्टोरी है जो कि शतपथा ब्राह्मण में है। तो इसमें मतलब ये बताया गया था कि जो लेटर वैदिक आर्यंस थे उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी, यानी वो कहाँ तक गए थे, वो गए थे रिवर गंडक तक, जिसका उस टाइम पे नाम था सदानीरा। ओके। और दूसरे यहाँ पे सोर्सेज भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, जैसे ऋग्वेद का बताया, पुरुष सूक्ता में वर्ण सिस्टम बताया है, और प्रोफेशन बेस्ड वर्ण डिवीजन, नाइन्थ मंडल, दसराजन युद्ध भी अभी हमने देख लिया। ओके। और शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, छंदोग उपनिषद, तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वैदिक एज के बारे में पता चलता है। एंड दी ऐतरेय। अब शतपथ ब्राह्मण में और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि उस टाइम के नए प्रोफेशन क्या बने थे, जैसे स्मेल्टरिंग, वीविंग, ज्वेलरी, पॉटरी, इन सब का है। और मनी लैंडिंग के बारे में भी बताया है। और इसमें एक टर्म यूज़ किया था, दैट इज़ कुसीदन फॉर यूजरर। तो ये क्या होता है कुसीदन? यूजरर जिसको बोलते हैं जो मतलब मनी लैंड करता है, किसी को अगर पैसे देता है एट वेरी हाई इंटरेस्ट, तो मतलब वही कि एक लूटने वाली फील से जब उसको किया जाता है। ओके। पोजीशन ऑफ विमेन जो थी वो अब लेटर वैदिक एज में बहुत लोअर हो गई थी एज कंपेयर टू ऋग्वेदिक एज। और इसके कैसे वो मिलते हैं एविडेंसेस, तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसने मतलब उसको सोर्स ऑफ मिजरी कहा है वुमन को। देन मैत्रेयनी संहिता ने कहा है कि देर आर थ्री चीफ इवल्स, दैट इज डाइस, दिस इज नॉट ADICE, इट इज डाइस, यानी वही गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड। देन यानी नशे के लिए, एंड थर्ड इज वेमेन, इनको तीन चीफ इवल्स कहा था। देन इस टाइम पे इमर्जेंस ऑफ राष्ट्र हुआ था, तो 7 सेवरल किंगडम्स वर देयर। एंड आर्यंस इस टाइम पे जो थे वो इनिशियली दे सेटल्ड एट ईस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। और जो इनिशियल आर्यंस थे वो सेमी नोमैटिक थे, एग्रीकल्चर और पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। और बाद में उनकी सेटल्ड लाइफ हो गई थी, तो वो डोमेस्टिकेट वगैरह करने लगे थे और प्रॉपर एग्रीकल्चर करते थे। अब थर्ड जो फेज था वो था महाजनपदास का, जो कि 6th सेंचुरी BC में था, और इस टाइम पे मगध का राइज हुआ था। तो यहाँ पे अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वहाँ वो 6 टाउन्स के बारे में बताता है, चंपा, राजगृह, श्रवस्ती, साकेत, कौशंबी एंड वाराणसी। और अंगुत्तर निकाय जो है उस टाइम पे 16 महाजनपद आ गए थे, लार्ज स्टेट्स। तो जो ये महाजनपद है एक्चुअली देवर फर्स्ट इनिशियली जनपद, फिर जनपद से महाजनपद बने थे। और जन अभी हमने पीछे पढ़ा था जन के बारे में, राइट, भारतीय जन एंड 10 जन्स हु फॉट दैट बैटल, तो उससे फिर जनपद और फिर महाजनपद, तो 16 महाजनपद थे, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। ओके। एंड उसके अलावा कुछ रिपब्लिक्स भी थे, जैसे साक्यास, लिच्छवीस, कलाम्स, एट्सेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। और ये बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और मैंने आपको जितने कंटेंट्स बताया सारी चीज़ें इसमें ईयरबुक में कवर की गई हैं। सो एक सीरीज बन सकती है, इफ़ यू पीपल वांट, सो वी कैन पब्लिश अ वीडियो डेली ऑन दिस टॉपिक। तो अपने रिव्यूज़ दीजिएगा एंड टेल मी इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।